अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ वर्सेस विद फ़खर दुरानी में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये बाकायदा से वो कहा जा रहा है कि वाकई क्या कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। आपको याद होगा कि 30 अप्रैल के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ऐलान किया था बल्कि पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में ये फैसला किया गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। मेरे नज़दीक अब भी इलेक्शन नहीं होंगे और उसकी जो वजूहात हैं वो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो हुकूमत ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है कि वो अगर इलेक्शन के हवाले से कोई इलेक्शन कमीशन से कोऑपरेट नहीं करते तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना करने की पादाश में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। हुकूमत अगर वो सॉलिड ग्राउंड देती है इलेक्शन ना कराने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उससे ताउन करने में, तो हुकूमत के पास अब भी बचत है और उनके खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ-साथ जो वफाकी काबीना है, उनके खिलाफ कोई भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? आज के इस प्रोग्राम में हम दूसरे हिस्से में ये भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हुकूमत जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है या नहीं जा रही? और अगर दायर करने जा भी रही है तो मेरे नज़दीक उनका कोई ये जो जितने भी रेफरेंसेस हैं उनके कोई मंतकी अंजाम तक मैं नहीं समझता कि वो पहुँचेंगे। ये तमाम जो रेफरेंस अगर इन 3 जजेस के खिलाफ दायर किए जाते हैं, क्यों नहीं मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हुकूमत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं कराती और इलेक्शन कराने में ईसीपी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट नहीं करती, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई आपको याद होगा कि ये जो आइन का आर्टिकल 220 है, उसके तहत जितने भी वफाकी इदारे हैं, वो तमाम इलेक्शन कमीशन को अपने जो फ़राइज़ है, सर अंजाम देने में असिस्ट करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ तो ज़ाहिर बात है इलेक्शन कराना है, तो आइन के तहत जो है वो तमाम वफाकी इदारों को इलेक्शन कराने में जो ईसीपी है, उसको असिस्ट कराना लाज़मी है। अगर नहीं कराते, तो ये फिर आइन की खिलाफ वर्ज़ी है। लेकिन उसी आइन में ही आर्टिकल 254 है, जिसके तहत हुकूमत को ये प्रोटेक्शन हासिल है कि अगर कोई भी काम आर्टिकल 254 के तहत अगर कोई भी काम अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होता तो वो इस वजह से सिर्फ गैर कानूनी करार नहीं दिया जाएगा कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं किया गया। उसको बाद में भी जो मुकर्ररा वक्त के बाद भी करके उसको कानूनी दर्जा दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 254 के तहत ये है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हुकूमत के पास कोई सॉलिड रीजंस और ग्राउंड्स हैं ये इलेक्शन कमीशन को असिस्ट ना कराने की इलेक्शन कराने में खास तौर पे, तो उस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर ये हुकूमत ये रीजंस देती है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की बुरी है, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कंडीशन है वो भी बुरी है, इस तरह के जो दीगर वो रीजंस देते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये कह देते हैं कि हम माजरत खां हैं, आपको असिस्ट नहीं कर सकते ये जो इलेक्शन कराना है पंजाब में, तो उसके बाद क्या इनके खिलाफ जो वज़ीर आज़म है और उसके साथ-साथ वफाकी काबीना उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। आइन का आर्टिकल 248 उसमें जो है वो सदर और उसके साथ-साथ गवर्नर्स को इम्यूनिटी हासिल है। कोई भी अपने जो फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम देने में या जो भी अपनी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करने में अगर वो कोई उनके खिलाफ जो है उनको इम्यूनिटी हासिल है, उनके खिलाफ कोई अदालती चाराजोई नहीं हो सकती। उसी आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ-साथ जो वफाकी वज़रा हैं उनको भी है। लेकिन जो आइन का आर्टिकल 249 है, उसके तहत ये आर्टिकल 249 ये कहता है कि कोई भी काम जो वफाकी जो हुकूमत है, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ-साथ जो वफाकी वज़रा हैं, वो अगर अपने कोई काम सरअंजाम दे रहे हैं, तो उन्हीं काम की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। तो ये अगर वो कोई सॉलिड रीज़न देके कि हम ये इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम ये असिस्ट नहीं करा सकते, तो आर्टिकल 249 के तहत इनके खिलाफ कोई भी इस तरह की अदालती कार्रवाई से प्रोटेक्शन हासिल है और इनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये उठता है और आपकी ज़हन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का वाक़या था जिसमें उनको तौहीन अदालत के पादाश में नाअहल कर दिया गया था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत ने, तो आखिर उनके ऊपर ये आर्टिकल 249 क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंट किया गया था या उनका जो है वो लागू क्यों नहीं हुआ था? तो उसका जवाब मैंने मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछा यही सवाल कि ये अगर वफाकी हुकूमत ये इन्वोक कराती है आर्टिकल 249 तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर क्यों नहीं इन्वोक किया गया था ये आर्टिकल 249? तो उसपे जो मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात बताई।
एक तो वो कहते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस था उसमें आर्टिकल 249 उन्होंने इन्वोक कराया ही नहीं था, जो उनकी लीगल टीम थी। क्यों नहीं कराया था, ये तो वो ही बेहतर जान सकते हैं कि आर्टिकल 249 के तहत उन्होंने कोई लीगल जो है वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं ली थी अदालत से। उसमें जो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, आपको पता है कि जो वकील हजरात होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा वो जो लॉयल होते हैं वो अपने कोर्ट से होते हैं, जजेस से होते हैं, क्योंकि उधर ही से उनको रिलीफ मिलता है, उधर ही से उनका रोजी रोटी है। दूसरा जो एक रीज़न जो लीगल एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि अगर ये इस तरह इंस्टेंट रिलीफ लेना शुरू कर देंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो फिर करोड़ों रुपए जो फीस लेते हैं उसका क्या बनेगा। तो ये आर्टिकल जो 249 था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को इसलिए सजा हुई थी कि उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कराया था या उसके तहत इम्यूनिटी जो क्लेम ही नहीं की थी। अब ये हुकूमत है, ये इसके तहत आर्टिकल 249 के तहत वो कर सकती है। अच्छा, इसमें आर्टिकल 249 की ये सब क्लॉज 1 थी। सब क्लॉज 2 में सिर्फ ये जो है वो सूबाई हुकूमत, खासतौर पे चीफ मिनिस्टर और जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, उनको भी इम्यूनिटी हासिल है आइन के तहत कि कोई भी वो अपने जो फ़राइज़ की सरअंजाम दही में काम करते हैं तो उनको उनके खिलाफ कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती उन कामों की बुनियाद के ऊपर। तो ये तो जो वफाकी वज़रा हैं और उसके साथ-साथ सूबाई वज़रा हैं, उनको इम्यूनिटी है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आइन और कानून है, उसमें अपने जो फ़राइज़ की सरअंजाम दही में जो उस वज़रा के साथ-साथ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या सरकारी मुलाज़मीन हैं, अफ़सरान हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दी गई है। जो सिविल सर्विस एक्ट है, उसकी क्लॉज़ 23 ए और 23 बी में उनको बाकायदा तौर पे प्रोटेक्शन दी गई है कि वो जो भी अपनी जो ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उसमें अगर कोई भी वो काम करते हैं लेकिन अच्छी नीयत से करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती। अब ये जो आहत चीमा साहब हैं या उसके साथ-साथ जो फॉर्मर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद साहब, उन्होंने मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों नहीं इस जो है सिविल सर्विस एक्ट के जो उसके तहत प्रोटेक्शन क्लेम की। अब ये मुझे नहीं पता पूरे केस का, लेकिन ये इनको भी प्रोटेक्शन हासिल है। ये जो प्रोटेक्शन दी गई है, ये परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब नैब बनाई गई थी, तो उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ की जो वज़रा थे और उसके साथ-साथ जो दीगर अमायदीन थे, उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ख़ास तौर पे नैब की वजह से, तो आप उनको जो है कोई इस तरह के लीगल प्रोटेक्शन दें। तो ये परवेज़ मुशर्रफ ने जो सिविल सर्विस एक्ट था, उसमें जो क्लॉज़ 23 ए और 23 बी ऐड कराई थी ताकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको एतमाद में लिया जा सके और उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। तो वुज़रा तो दूर की बात, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी कानून में प्रोटेक्शन है कि वो कोई भी अपना काम करते हैं तो उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल 249 के तहत हुकूमत के खिलाफ कोई भी जो कानूनी चाराजोई है, वो नहीं की जा सकेगी। ख़ास तौर पे ये जो मौजूदा अगर उसके ऊपर कोई सॉलिड इस तरह के ग्राउंड्स देते हैं जो इलेक्शन ना कराने के हवाले से। एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं करती वफाकी हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट खुद अमल दरामद कराएगी इसके ऊपर। तो आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात जो हैं या अपनी जजमेंट्स हैं या वर्डिक्ट्स हैं, उनकी अमल दरामद के लिए वो खुद ही मैदान में कूद पड़े। जैसा कि आपने देखा होगा पनामा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को उन्होंने एक जो है वो अपॉइंट कर दिया था बतौर सुपरवाइज़र के तौर पे कि आप सेशन जज का सुपरवाइज़ करें कि वो किस तरह ट्रायल का वो मुकदमा वो कर रहा है। तो ये बिल्कुल गैर आइनी एक इक़दाम होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई इस तरह का कोई स्टेप लेती है सुप्रीम कोर्ट के खुद ही से इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दे, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 187 की जो सब क्लॉज़ 2 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अहकामात हैं, उनके ऊपर अमल दरामद कराने की जो ज़िम्मेदारी है, वो हाई कोर्ट्स के ऊपर है। अब हाई कोर्ट्स ने ही सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद कराना है। अगर हुकूमत इसके ऊपर नहीं कराती कोई अमल दरामद इलेक्शन के हवाले से कोई असिस्ट नहीं कराती इलेक्शन कमीशन को, तो फिर ये हाई कोर्ट्स में जाएगा मामला कि कंटेम्प्ट का भी हो या जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन का खुद से सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकती। तो ये जब हाई कोर्ट्स में जाएगा तो फिर एक जो प्रोसेस है वो लिंगर ऑन हो जाएगा। तो यही एक रीज़न है कि 14 जो मई है वो इलेक्शन ना कराने की वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ कि क्या ये जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 रुकनी बेंच है इनके खिलाफ, इन 3 जजेस के खिलाफ कोई हम रेफरेंस दायर करना जा रहे हैं। तो जो रेफरेंस दायर करने का प्रोसीजर है वो आर्टिकल 209 के तहत 2 इसमें रास्ते हैं। एक तो ये है कि हुकूमत दायर करती है किसी जज के खिलाफ रेफरेंस, और दूसरा है प्राइवेट सिटीज़न भी कर सकता है इसमें जो रेफरेंस दायर करा सकता है। अगर हुकूमत रेफरेंस दायर करेगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर भेजेगा, ये जो लीगल एक प्रोसेस है उसके तहत, प्राइम मिनिस्टर भेजेगा प्रेज़िडेंट के पास
प्रेसिडेंट आगे भेजता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। अब प्रेसिडेंट जो है सदर आरिफ अलवी साहब, ऑब्वियसली वो पीटीआई की तरफ से हैं और पीटीआई के जो जमात की तरफ से जो सपोर्ट है वो बाकायदा तौर पे जस्टिस उमर अता बंदियाल और ये जो दो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान हैं उनके हक में है। तो ये ऑब्वियस है कि जो सदर अलवी साहब हैं वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। तो इसलिए हुकूमत जो है वो हिचकिचा रही है कि हुकूमती सतह पे रेफरेंस भेजने से। जो दूसरा ऑप्शन है वो एक प्राइवेट सिटीजन के थ्रू भी रेफरेंस दायर करा सकते हैं। वंस जब ये रेफरेंस दायर हो जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं, जो एसजेसी रूल्स 2005 हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनका जो रूल नंबर 7 है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो चेयर है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, वो फिर एक रुकन जो जज होता है उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको ये तफवीज़ कर देते हैं कि ये कंप्लेंट आई है एक जज के खिलाफ, इसके ऊपर प्रीलिमिनरी जो रिव्यू है वो किया जाए कि क्या ये जो कंप्लेंट आई है उसमें कोई एविडेंस इतने सॉलिड हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर रेफरेंस के ऊपर बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू की जाए। अब जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था तो उस टाइम उनके खिलाफ उस रेफरेंस में ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल हैं 2005 के, ये रूल नंबर 7 नहीं अप्लाई किया गया था और बजाय इसके कि प्रीलिमिनरी जो रिव्यू है वो कराने के डायरेक्ट ही इन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद जब ये एक इनके अपने ही हम ख्याल जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो सुप्रीम जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अभी पिछले दिनों ही बताया था कि उन्होंने एक रेफर कर दिया है जो रुकन है उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन को कि इसके ऊपर जो पहले इनिशियली जो जायज़ा है वो लिया जाए और उसके बाद फिर ये वो जो जज साहब हैं जो जायज़ा ले रहे हैं वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि उनकी नज़र में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं या एविडेंस दिए गए हैं वो इतने सॉलिड हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो इनिशियल जो स्टेज पे ही जो मुझे लगता है कि अगर हुकूमत या कोई प्राइवेट भी इन 3 जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करती है तो इनिशियल स्टेज पे ही मुझे लगता है कि ये ब्लॉक हो जाएगा और चीफ जस्टिस साहब इसको दबा के बैठ जाएंगे। हो सकता है कि जो प्रीलिमिनरी जो रिव्यू है उसका उसी में ही कोई जो जज साहब इनके अपने ही हो वो ही ये फैसला दे दें कि ये उनके ख्याल में ये बनता ही नहीं है रेफरेंस, तो इसलिए ये खारिज किया जाता है। अब उसी में ही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसी में ये भी बताया गया है कि अगर कोई गलत रेफरेंस दायर करता है या जो कंप्लेंट की गई है उनके इतने एविडेंस नहीं है जिनकी बुनियाद पे ये मेलाफाइडी है या कोई बिल्कुल बेबुनियाद है, तो उसकी बुनियाद पे जो रेफरेंस दायर करने वाला है उसके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। तो ये जो एक सर्टेन हर्डल्स हैं जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये जो इन 3 जज साहिबान के खिलाफ जो ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं क्योंकि उन्होंने सितंबर में वो करना है रिटायर होना है, तो सितंबर तक तो एटलीस्ट जो है मुझे नहीं लगता कि कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचे जो रेफरेंस वाली कहानी है उसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या इलेक्शन वाक़ई नहीं होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे 14 मई को। तो मेरे ख़्याल में मैंने आज से कोई 20 दिन पहले भी 10 वजूहात बताई थी अपने प्रोग्राम में कि इन 10 वजूहात की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं होंगे और वही हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल का शेड्यूल था वो बाकायदा तौर पे ये कैंसल कर दिया कि इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। तो अब भी मैं समझता हूँ कि वो 10 रीज़न्स तो हैं ही हैं, लेकिन मैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 रीज़न्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि लेट्स सपोज़ अभी 14 मई को इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो उसके बाद जो पंजाब है उसमें एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी। जब मुंतखब हुकूमत आएगी तो उसके बाद कुछ अरसे बाद कौमी असम्बली का भी इलेक्शन होगा। ज़ाहिर बात है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं कौमी असम्बली की वो पंजाब से ही हैं। जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए जितने भी आम इंतखाबात होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें निगरान सेटअप की ज़रूरत होती है आइन के तहत। अब ये जो इलेक्टेड हुकूमत है, सवाल ये उठता है कि क्या वो कहाँ जाएगी और अगर ये इलेक्टेड हुकूमत ही बरकरार रहेगी तो उसकी इलेक्टेड हुकूमत की मौजूदगी में कैसे जनरल इलेक्शन कराए जा सकते हैं? ये बिल्कुल भी ये चीफ जस्टिस साहब और ये सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था वो भी बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन शायद उनकी अपनी जो एक अनाह है या ज़िद है उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो कराया है। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अभी लेट्स सपोज़ इलेक्शंस के हवाले से ये इलेक्शन कमीशन वो बाकायदा वो कर देता है और इलेक्शन का इनेकाद हो भी जाता है। तो मई में होंगे पंजाब में इलेक्शन, उसके बाद जून या जुलाई में क्योंकि केपी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना फैसला नहीं दिया और ये भी बड़ा एक अजीब-सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 जो सूबों के इलेक्शंस के हवाले से था, लेकिन उसमें से सिर्फ़ इस वजह से विथड्रॉ कर दिया कि उनकी कोई रिप्रेज़ेंटेशन नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा की। तो क्या आइन का इतलाक जो है 90 दिन वाला वो सिर्फ़ पंजाब के ऊपर होता है, केपीके में नहीं होता? बहरहाल
इसके ऊपर बात करते हैं कि लेट्स सपोज अभी मई में होते हैं पंजाब में इलेक्शन, उसके बाद जून या जुलाई में हो जाते हैं इलेक्शन केपीके में, उसके बाद जो है वो फिर आगे अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे कौमी असम्बली और उसके साथ साथ जो दो सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध में। तो ये पंजाब के लिए फ़ौज को अलहदा से मोबिलाइज करना पड़ेगा, फिर उस जून में, फिर उसके बाद जुलाई या अगस्त में जो है जून जुलाई में जो है वो के लिए फ़ौज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो तीसरे स्टेप में जो है वो फिर कौमी असम्बली और पूरे मुल्क के लिए वो अलहदा से फ़ौज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये फ़ौज कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह किस्तों में जो है मुल्क में इलेक्शंस हों, क्योंकि ये फिर एक बार अगर सिलसिला शुरू हो गया तो वो फिर ना रुकने वाला एक सिलसिला होगा, क्योंकि फिर अगले ही जो 5 साल की मुद्दत के बाद दोबारा से जब ये इलेक्शंस होंगे तो उसमें फिर ये उसी तरह का प्रोसेस होगा कि एक एक महीने एक सूबे के इलेक्शन होंगे, 2 महीने बाद दूसरे सूबे के होंगे, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के। तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा प्रैक्टिकली भी। ये चीफ जस्टिस साहब भी जानते थे बड़े अच्छे तरीके से कि ये इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये फैसला दिया है। अब आगे देखें कि ये इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या अ, अभी तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन जब बाकायदा फिर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, सिक्योरिटी हुकाम के साथ भी बैठेंगे, उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत के जो है ख़ासतौर पे जो फंड्स हैं वो भी ज़रूरी हैं, वफाकी हुकूमत के साथ भी बैठेंगे, तो उसके बाद फिर ये दोबारा से क्लियर होगा कि इलेक्शन पॉसिबल हैं या नहीं है। ये तो अभी इनिशियल स्टेज है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन जो है वो अभी होंगे, और ना ही कोई इलेक्शन की फ़िज़ा बहरहाल अभी कोई लग रही है ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म भी आ गया, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।